अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 13। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया, जहाँ तक हमने डिस्कशन की उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को, और बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बाद इस वक्त हमें बात करनी है आइडियल गैस के बारे में, और देन उसके बाद आइडियल गैस की इक्वेशन के ऊपर हम काम करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को भी डील करेंगे। मेरे बच्चों, हमने जहाँ तक डिस्कशन किया था वो चार्ल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ के अंदर हमने डिस्कशन की वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन की रिलेशन को, और उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बिटवीन की रिलेशन को हमने डील किया। इस वक्त बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस क्या होती है। देखो यार, एक वर्ड होता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ आइडियल का वर्ड यूज किया जाता है इमेजिनरी के लिए। हमारे यहाँ आइडियल की सेंस डिफाइन होती है इमेजिनरी के लिए। मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि हम आइडियल का वर्ड यूज करते हैं इमेजिनरी कंडीशन के लिए। जब कभी बात की जाती है आइडियल के बारे में तो इट मीन्स बात हो रही होती है इमेजिनरी कंडीशंस के बारे में। कहा जाता है आइडियल गैस के बारे में कि एक ऐसी गैस जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ जो इमेजिनरी होती है, वो चीज़ जो इमेजिनरी होती, इमेजिनरी का मतलब होता है तसव्वुराती, ख्यालाती, मतलब वो चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करे, वो चीज़ जो रियलिटी में मौजूद ना हो, जो चीज़ हकीकत में मौजूद ना हो, उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। और आइडियल गैस के बारे में कहते हैं कि आइडियल गैस एक इमेजिनरी गैस है। बड़ी सिंपल वर्ड में बताऊं, आइडियल गैस एक ऐसी गैस को कहा जाता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और आइडियल गैस को कहा जाता है कि भाई एक इमेजिनरी गैस होती है। और हम कहते हैं कि हो सकता है इस दुनिया में ऐसी कोई गैस मौजूद हो जो कि आइडियल जो कि एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ के ऊपर वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके। बड़ी सिंपल वे में अगर हम बात करें, हम कहते हैं आइडियल गैस के बारे में कि इट इज एन इमेजिनरी गैस विच फुलफिल ऑल लॉज ऑफ गैसेस एट एवरी कंडीशन। एक ऐसी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके, एक ऐसी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ को वेरीफाई कर सके, एक ऐसी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म करती हो। इस गैस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस का। लेकिन ये चीज एक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये कोई चीज हकीकत में मौजूद नहीं होता, ये एक इमेजिनरी गैस है। अगर इसी के कंपैरेटिवली हम रियल गैस के बारे में बात करें तो रियल गैस के बारे में कहा जाता है कि भाई रियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो इस दुनिया में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, हकीकत तौर पे मौजूद होती है। और रियल गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एट अ टाइम एक ही गैस लॉ को वेरीफाई कर सकती है, एक वक्त में वो तमाम गैसेस लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकती। अगर आपने रियल गैस के ऊपर बॉयल्स को अप्लाई करवाया तो वो चार्ल्स को वेरीफाई नहीं कर सकती, वो उसके ऊपर आप चार्ल्स को अप्लाई नहीं करवा सकते। एक वक्त में कोई एक गैस लॉ को आप अप्लाई करवा सकते हो। लेकिन आइडियल गैस के बारे में हम कहते हैं कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके। हम आइडियल गैस के बारे में कहते हैं इट इज एन इमेजिनरी गैस व्हिच फुलफिल ऑल लॉज ऑफ गैसेस एट एवरी कंडीशन। इट इज एन इमेजिनरी गैस, एक ऐसी इमेजिनरी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके। ऐसी तमाम गैसेस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस का। इट मींस ये वो गैस होती है जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ को वेरीफाई कर सकती है। मतलब आप एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हो और ये तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ये चीज क्या होती है? ये एक इमेजिनरी है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई हम कहते हैं इट इज एन इमेजिनरी गैस या अ गैस व्हिच फुलफिल ऑल लॉज ऑफ गैसेस एट एवरी कंडीशन। A gas which fulfill all laws of gases at every condition is called ideal gas। एक ऐसी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके, एक ऐसी गैस जो तमाम गैसेस लॉ को वेरीफाई कर सके। ऐसी तमाम गैस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस का। इसके बाद हम ये भी कहते हैं इसके बारे में, इसकी एक और डेफिनेशन मैं लिख देता हूं आपके सामने। इट इज एन इमेजिनरी गैस It is an imaginary gas which fulfill all laws of gases at every condition. At every condition. is called ideal gas।
समझ आ रही बात? ये था आइडियल गैस, यानी एक ऐसी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके। हम ऐसी तमाम गैसेस को नाम देते हैं आइडियल गैस का। एक ऐसी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके, हम इस गैस को नाम देते हैं आइडियल गैस का। अगर हम आगे बात करें, थोड़ी सी बात और करते हैं, ये था आइडियल गैस, जिसके बारे में मैंने ये कहा कि भाई आइडियल गैस कहा जाता है एक ऐसी गैस को जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सके, जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ को वेरीफाई कर सके। ऐसे तमाम गैस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस का। अब हमारे पास टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, यानी जनरल गैस इक्वेशन, या जनरल गैस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा जनरल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे हम जनरल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन, सर जनरल गैस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। सो जनरल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हम यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डील करते हैं। सर किस तरह से जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा? आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, और हमें यहां इस इक्वेशन में ड्राइव करके दिखानी है जनरल गैस इक्वेशन को, यानी हमें ड्राइव करके दिखानी है कि PV इज इक्वल्स टू nRT। हमें यहां वेरीफाई करके दिखाना है कि PV बराबर होता है किसके? nRT के बराबर होता है। इनिशियली मैंने डिफाइन किया आइडियल गैस को, और मैंने आइडियल गैस के बारे में ये कहा कि एक ऐसी इमेजिनरी गैस जो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ को वेरीफाई कर सके, ऐसी तमाम गैस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस का। और अब हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की इक्वेशन के बारे में। सो मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा, आइडियल गैस की इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, या आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे डील करें, तो सबसे पहले करना क्या होगा? हमें ड्राइव करनी है कि PV इज इक्वल्स टू nRT। हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम एक सिलेंडर को कंसिडर करेंगे, ठीक है सर। उस सिलेंडर के अंदर हम फिल करवा देंगे गैसेस के मॉलिक्यूल से। सवाल आया कौन से गैसेस को आप कंसिडर करेंगे? तो मैं आइडियल गैस को कंसिडर करूंगा। एक बच्चे ने सवाल किया, सर आपने एक सिलेंडर को कंसिडर किया, ठीक है, आपने उसमें फिल करवा दिया आइडियल गैस को। सर आइडियल तो इमेजिनरी है, आइडियल गैस इस दुनिया में नहीं होती, इस दुनिया में आइडियल गैस नहीं पाई जाती, क्योंकि हमने तो सपोज किया आइडियल को। तो आप सिलेंडर में आइडियल गैस कहां से लेकर आ गए? तो मैंने उससे ये जवाब दिया कि बेटा इस वक्त सिलेंडर में जो आइडियल गैस मौजूद है उसे हमने जस्ट सपोज किया है, और हम जस्ट सपोजिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेटा सपोजिशन के ऊपर हम बात करते हैं। सो हमने कंसिडर किया एक सिलेंडर को, और सिलेंडर के अंदर मैंने फील करवा दिया गैसेस के मॉलिक्यूल्स को। और जब मैंने गैसेस के मॉलिक्यूल्स को फील करवाया, तो उस सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसका वॉल्यूम को हम V का नाम देते हैं, उसके प्रेशर को हमने P का नाम दिया, और उसके टेम्परेचर को हमने T का नाम दिया। और उसके बाद फिर मैंने उस सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्योंकि वो आइडियल गैस है और आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सकता है, तो हम उस सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर तमाम गैसेस लॉ को अप्लाई करवाएंगे, और फिर हम यहां पर इस इक्वेशन को ड्राइव करवाएंगे। तो इनिशियली सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर को, यानी कंसिडर अ सिलेंडर filled with the gases molecule filled with ideal gas having a volume V, pressure P and temperature T. For example, बोर्ड पे देखिए, मैंने मेंशन किया consider a cylinder filled with ideal gas filled with ideal gas having volume V। ये वही वर्डिंग है जो हमने सपोज किया, having volume V, pressure P and temperature T, and temperature T। and number of molecules n। मीन्स के बेटा हमने एक सिलेंडर को कंसिडर किया, और सिलेंडर के अंदर मैंने फील करवा दिया गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, और सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उसके वॉल्यूम को हमने V का नाम दिया, उसके प्रेशर को P का नाम दिया, उसके टेम्परेचर को हमने T का नाम दिया, और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने N का नाम दिया।
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद फिर मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एट अ टाइम तमाम गैसेस लॉ की वेरिफिकेशन को परफॉर्म करता है। तो हम उसके सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मतलब उस सिस्टम में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर हम तमाम गैसेस लॉ को अप्लाई करवाएंगे। पहले हम बॉयल्स को अप्लाई करवाएंगे, फिर हम चार्ल्स को अप्लाई करवाएंगे, फिर हम एवोगैड्रो को अप्लाई करवाएंगे। सो सबसे पहले हम अप्लाई करवाते हैं बॉयल्स लॉ को। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बोर्ड पे दिखेगा बेटा। मैं बॉयल्स लॉ को क्यों अप्लाई करवा रहा हूं? क्योंकि सिस्टम में आइडियल गैस है और आइडियल गैस के ऊपर हम तमाम गैसेस लॉ को अप्लाई करवाएंगे बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल वे में हम इस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स क्या कहता है? बॉयल्स कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इनवर्सली होता है प्रेशर के, और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर? सिस्टम में सबसे पहले जो सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे, मैंने उसके ऊपर बॉयल्स लॉ को अप्लाई करवाया। अब उसके बाद हम यहां पे अप्लाई करवाते हैं बेटा चार्ल्स लॉ को। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ बात करते हैं यहां पर चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और अगर हम चार्ल्स लॉ को यहां पे अप्लाई करवाएं तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम is directly proportional to temperature, absolute temperature. That's your equation number 2. क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है वो तमाम गैसेस लॉ को एट अ टाइम वेरीफाई कर सकता है। दैट्स व्हाई मैंने पहले बॉयल्स को अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करवाया चार्ल्स को। अब हम यहाँ अप्लाई करवाते हैं एवोगैड्रो लॉ को। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, आपको मैंने बॉयल्स लॉ करवाया और मैंने आपको चार्ल्स लॉ करवाई। एवोगैड्रो लॉ मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन में मौजूद नहीं है, और सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर हम एवोगैड्रो लॉ को यूज करते हैं। तो मैं आपको एक रफली बता देता हूँ एवोगैड्रो लॉ के बारे में। देखो यार, एवोगैड्रो लॉ के बारे में कहा जाता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। समझ आ रही बात? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अब यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, हमारे सामने 3 इक्वेशन आ गए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइनिंग करवाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। कंबाइनिंग में क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग में जो चीज रिपीट होती है उसे एक बार लिखते हैं, और जो चीज रिपीट नहीं होती हम उसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जिस तरह से वो मौजूद हो उसे अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे v, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे v, इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे v। तो हमने v को बेटा क्या लिखा? एक मरतबा v को लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? ऊपर 1, यहाँ पे ऊपर क्या है? t, यहाँ पे ऊपर क्या है? n। तो n और t मल्टीप्लाई किससे हुआ? 1 से। तो फॉर्म क्या आएगी सर? n t अपॉन p। क्लियर? समझ आ रही बात? तीनों के राइट हैंड साइड को देखो, एक का राइट हैंड साइड क्या था? 1 अपॉन p, एक का राइट हैंड साइड क्या है? t, और एक का राइट हैंड साइड क्या है बेटा? n। क्योंकि हमेशा आपस में हम क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। n t को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? n t अपॉन p। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई, यानी लिखा हुआ है v प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल n t अपॉन p। और आपको पता है जब कभी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो हमेशा इक्वल्स टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट हम वहां पे यूज करते हैं। मैंने भी बिल्कुल सेम किया, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया और कांस्टेंट यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। और यहां पर जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं बेटा, इस कांस्टेंट को सिंबलाइज किया जाता है k से। किससे करते हैं बेटा? k से। इस कांस्टेंट को हम सिंबलाइज करते हैं k से। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इट मींस मल्टीप्लाई है। आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है। अच्छा, बात हो रही है यहाँ जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं उस कांस्टेंट को हम सिंबलाइज करते हैं किससे? k से। मैंने मेंशन किया वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है मेरा बेटा? और फिर हम ये भी कहते हैं इन SI यूनिट
इन एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू क्या होती है बेटा, याद रखिएगा 1.38 10 की पावर -23 जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल इंटू केल्विन, ये के की वैल्यू होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर। सो हमने यहां तक अरेंज किया। अगर मैं इसे मजीद अरेंज करूं बेटा, देखिएगा ये पी यहां डिवाइड पे है, अदर साइड पे लेकर आओ तो मल्टीप्लाई पे जाएगा। फॉर्म क्या बनेगी, पीवी इज इक्वल्स टू के एन टी, के एन टी। समझ आ रही बात? ये एन क्या है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा याद करो, आपने इससे पहले पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, अगर आपको याद हो आपने इससे पहले एक फॉर्मूला डील किया होगा। मैं रफ वर्क लिख रहा हूं, सिर्फ ये रिमूव कर दूंगा अभी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि बेटा ये रफ वर्क लिख रहा हूं, मैं रिमूव कर दूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आपके टीचर ने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है ग्राम मास मल्टीप्लाई Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई Na। सेम अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक और फॉर्मूला लिखूं तो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बराबर होता है ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई Na। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम सिंबलाइज करवाते हैं n से, मोल को सिंबलाइज करवाते हैं स्मॉल n से, और मल्टीप्लाई Na को हमने सेम लिखा Na। अगर मैं यहां से सेपरेट करूं बेटा n को, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी सर, इट मींस सिंपल देखो और सिंपल करता हूं, इस फॉर्म को देखो, n बराबर किसके है, n इंटू Na, मीन्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर किसके होता है, n। इस n का मतलब क्या है, मोल, और Na क्या होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है n इंटू Na के बराबर होता है। अगर मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर यहाँ पे काम करूँ, सो मेरा बेटा बोर्ड पे देखेगा, बोर्ड पे देखेगा, तो इसका मतलब ये बना सर कि यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ये n किसके बराबर होगा, ये n बराबर होगा n इंटू Na के बराबर होगा, ये n बराबर होगा n इंटू Na के बराबर होगा। सो अगर मैं इसी चीज के ऊपर यहाँ पे बात करूं, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया। अब अगर मैं इसी चीज को मजीद यहाँ पे डील करूं, तो मैंने n की जगह पे क्या लिखना है, n इंटू Na। अगर मैं मेंशन करूं तो फॉर्म क्या बनेगी बेटा, देखिएगा PV इज इक्वल्स टू के एन Na इंटू टी। क्या मैंने सही लिखा? स्मॉल n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, और Na का मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट, और कैपिटल Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद देखो, मैंने यहां पे PV को PV लिखा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को सेम लिखा। इसके बाद देखो बेटा क्या लिखा हुआ, अगर मैं इसे अरेंज करूं, और मैंने इस तरह से अरेंज किया कि मैंने पहले n को लिखा यानी नंबर ऑफ मोल्स को लिखा, और K और Na को मैंने एक साथ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे, और मल्टीप्लाई में किसी को भी किसी के साथ लिख दो कोई इशू नहीं होता। लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, आप लिखो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, बात एक ही है, दोनों में रिजल्ट सेम आना है। समझ आ रही बात? तो इट मीन्स मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया। इससे अरेंज करने से फायदा क्या हुआ, याद रखना बेटा, फायदा यहाँ पे क्या हुआ, याद रखिएगा कि R मीन्स के जनरल गैस कांस्टेंट, ये बराबर होता है K इंटू Na के बराबर होता है, K इंटू Na के बराबर होता है। अगर मैं सब्सिट्यूट करवाऊँ यहाँ पर, सो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, PV इज इक्वल्स टू N, R इंटू Na की जगह पे क्या लिखा, K इंटू Na की जगह पे क्या लिखा, R, और मैंने T को T लिख दिया। दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन, और हमें इसी इक्वेशन को ड्राइव कर रही थी, और मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में, जो एक्चुअल फॉर्म होती है, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा जनरल गैस इक्वेशन को, लेकिन जो एक्चुअल इक्वेशन होती है जनरल गैस इक्वेशन की वो यही होती है जो मैंने आपके सामने भी डील किया। यही आइडियल गैस की, जनरल गैस की एक्चुअल इक्वेशन का मैथड होता है, जो रियल मैथड होता है वो यही मैथड होता है, और आपने रियल मैथड सेकंड ईयर में डील करना होता है। तो मैंने आपके सामने ड्राइव करके दिखाया कि PV इज इक्वल्स टू nRT। अब ये R क्या है सर, आओ थोड़ी सी बात करते हैं इस R के बारे में। R के बारे में कहा जाता है वेयर R इज जनरल गैस कांस्टेंट। यहां पे जो R है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। कहा जाता है इन SI यूनिट,
इन SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर ये जो R लिखा हुआ है, ये R किसके बराबर होता है? 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल इंटू केल्विन. दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन. सो मेरे बेटा, अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन की, एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास आइडियल गैस, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन के बारे में हमने बात की. होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा. मेरे बच्चों, इस टॉपिक को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, और अब तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डील कर लीजिएगा. कोई भी कन्फ्यूजन हो फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डील कर रहे होगे. और अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों का एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अपडेट करवा दूंगा आपके ग्रुप के अंदर. तो काइंडली बेटा हर एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें. हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें. थैंक यू सो मच मेरे बेटा. अल्लाह हाफ़िज़.